हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रमोद रघुवंशी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी बाय मास्टर। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में कहते हुए गया था कि मैं लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द क्लास 12th की फ़िज़िक्स की क्लासेस, जो कि मैं आज लेके आ चुका हूँ। आज मेरी क्लास पहली है। इसी क्लास में मैं टॉपिक 1, टॉपिक 2 कराऊँगा और मैंने पूरी आपकी क्लास 12th की फ़िज़िक्स में लगभग 85 टॉपिक्स निकाले हैं। उन्हीं टॉपिकों को मैं कराऊँगा। आज एक 1 या 2 टॉपिक करा के ही जाऊँगा आपको। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं अपने इस बोर्ड को कुछ महत्वपूर्ण बातें वो लिख दूँ, जैसे कि आज डेट है 26 अक्टूबर 2023। फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, वो भी फिजिक्स, क्लास 12th है और चैप्टर, जिसे हिंदी में पाठ कहते हैं, 1, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये रहा इस चैप्टर का नाम। इसी के बाद चलते हैं इसी की उस पर परिभाषा या थ्योरी पर। तो चलते हैं। पहली बात, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर हाथ की वजह से नहीं दिख पा रहा है तो आप थोड़ा वेट करें। मैं हाथ को ऐसे उठाऊं तो आपको दिखने लगेगा। तो पहले मैं लिख देता हूं इस पर कि इसमें मैं जो थ्योरी दूंगा, अगर मैं इन टॉपिकों में जितनी भी थ्योरी दूंगा, मैं शॉर्ट थ्योरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग थ्योरी करें और समझने का प्रयत्न करें। तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ बातें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें रट भी सकते हैं, याद कीजिए। अब ये तो रहा नहीं कि विद्युत आवेश कैसे क्या है, कैसे उत्पन्न किया जाता है, डिटेल में बहुत डिटेल में जाकर करें तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप समझने का प्रयत्न करें। मैं आपको शॉर्ट और छोटी छोटी थ्योरिकली समझाने का प्रयत्न करूँगा, जैसे कि आपकी समझ में आए। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आए। मैंने देखा है कि बताते भी हैं कि बोर्ड में लिखने के नंबर मिलते हैं। जितना अच्छा कंटेंट आप लिखोगे उसमें, उतने ही बेहतर आपके नंबर मिलेंगे। तो उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको इसमें तो मैं शॉर्ट ही कराऊंगा, जैसे कि परिभाषा से आपको दिखेगा कि कैसे। जैसे कि देख चलिए, धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ये मैंने क्यों लिखा ये, क्योंकि इसी से आपको एक सूत्र याद हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर याद करने की अकल से कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए इसे कि धारा तथा समय के गुणनफल को धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से इसे बना दूँ मैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है Q बराबर धारा गुणनफल गुणा समय। ये परिभाषा से ही, थ्योरी से ही सूत्र बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। धारा तथा समय की गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आप जानते ही हैं, धारा को I से गुणा समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो एक सूत्र निकल के आ रहा है आपके पास, I बराबर Q बराबर I इंटू T। ये आपके पास एक सूत्र निकल कर आया है। इसका मात्रक कूलाम है। सॉरी मात्रक की जगह मालम लिख दिया मैंने। मात्रक कूलाम है। उसे कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा A T है। और एक और सूत्र होता है इसमें, जो कि यह है कि Q बराबर NE। इसे कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से मिलता है, ये भी बताऊंगा। ये अभी बता देता हूँ वैसे तो मैं थोड़ा सा, कि ये विद्युत आवेश का क्वांटीकरण करेंगे तो उस समय ये सूत्र निकल के आता है। तो मैं क्वांटीकरण करना सिखाऊंगा आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये सूत्र कहाँ से आया। ये तो आप समझ चुके ही हैं ये कैसे बना। तो आपके पास विद्युत आवेश की परिभाषा भी हो चुकी है अभी, और सूत्र भी याद आ चुका है आपको, और ये भी। तो चलिए एक और पॉइंट और लिख लेंगे इसमें, कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। चलिए दोबारा बता देता हूँ इसी बात को, कि विद्युत आवेश धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, तथा I बराबर धारा इंटू समय, जिसे धारा को I से इंटू समय को T से प्रदर्शित करते हैं, जिसे Q बराबर IT एक सूत्र बन जाता है। और आवेश का मात्रक कूलाम है, विमा ET हो जाती है। और एक और सूत्र होता है जो दूसरा होता है, वो Q बराबर NE होता है। इसे मैं आवेश का क्वांटीकरण करने के बाद ही बताऊंगा आपको, और आपको बेहतर समझ में आएगा इसे कहाँ से उत्पन्न। करा तो बहुत देते हैं टीचर, बताते ही नहीं कहाँ से आता है कैसे, हमें तो रटाया गया था। और मैं आपको अब बेहतर तरीके से बताऊंगा। हमारे टीचर से अगर हम पूछते तो बस ऐसे ही कह देते थे वो, कि एक और सूत्र होता है Q बराबर NE, इसे याद कर लेना। रटते ही चले गए, अब पता चला है कि एक आवेश का क्वांटीकरण करने पर एक सूत्र उत्पन्न होता है या मिलता है। चलिए चलते हैं, टॉपिक 1 की बात तो हम कर चुके हैं, और टॉपिक 2 के पास चलते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, और मेरे साथ मैं तो यही कहूँगा, मैं लिखता हूँ उसी के साथ लिखते चलें। आपको स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। मैं ज़रा अपने इस फ़ोन को देख लूँ कि इसमें वीडियो चल रही है कि नहीं, रिकॉर्डेड करके। चलिए चल तो रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई
क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक और बार प्रयत्न या 2 बार प्रयत्न किए हैं, उसमें मेरी वीडियो बंद हो जाती है। इस वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर ये तीसरी बार मैं प्रयत्न करके आपके पास वीडियो बना रहा हूँ। अब बात टॉपिक 2 पर आती है। आपके पास मैं टॉपिक 1 करा चुका हूँ, विद्युत आवेश। अब टॉपिक 2 है विद्युत आवेश के प्रकार, या बोल चुका हूँ, या आवेश के प्रकार भी लिख सकता हूँ। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं। जैसे कि आपको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धनात्मक आवेश। नंबर 2 है ऋणात्मक आवेश। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे माइनस से। इसे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इन्हीं की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ यही दो तरीके के या 2 प्रकार के आवेश होते हैं। अंततः अभी तक कोई तीसरे प्रकार का आवेश नहीं प्राप्त हुआ है, ना ही मिल चुका है। ये जो 2 तरह के आवेश बताए गए थे वो बहुत पुराने 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। वो भी एक परिपाटी थी या एक नियम था, उसके अनुसार बताया गया कि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश कैसे हैं, या कहें प्रतिकर्षण। आपने सुना ही होगा, आकर्षण किसे कहते हैं, ये भी। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण में बताने का प्रयत्न करूँगा। रुकिए, थोड़ा आराम से वीडियो को चलने देते हैं। तो एक परिपाटी जो बताई थी उन महान वैज्ञानिक ने, तो वो थी ये कि लिख लीजिए आप इसे, पहले इम्पोर्टेंट करके लिखा दूँ, नहीं तो आप लिखेंगे नहीं, सुनकर बस ऐसे ही डाल देंगे कि समान प्रकृति के आवेश हो। आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के बीच या प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इस परिपाटी के अनुसार उन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था
कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे हैं, और अन्यथा अतः कोई तीसरे प्रकार का आवेश नहीं पाया गया है अभी तक। चलिए आपको एक और बात से रूबरू करा दूं कि प्रतिकर्षण और आकर्षण कैसे होता है। तो समझिए कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इन दोनों के बीच एक ही है कि ये हो गए प्रतिकर्षण। क्या होंगे ये? प्रतिकर्षण होंगे ये। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, इस तरीके से हो, तो इन दोनों के बीच आकर्षण। तो आप समझ चुके होंगे कि आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कैसे होता है। और भी ज्ञान तरीके से बताने का प्रयत्न करूंगा कि दो छड़ हैं, समझिए दो छड़ हैं, ये एक छड़ है, ये धन है, और जो एक ये छड़ है इसमें माइनस है। तो इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है। ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगी। किस तरीके से आएंगे? इस तरीके से पास आएंगी। अगर अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि ये भी प्लस है इस रॉड में और इस रॉड में भी प्लस है, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब दूर मतलब प्रतिकर्षण, दूर मतलब प्रतिकर्षण, और पास मतलब आकर्षण। आप किसी को देखकर आकर्षण होते हैं कि नहीं? होते हो तो छोड़ दीजिए किसी से आकर्षण होना, क्योंकि वो हानिकारक है अभी आपके पास, आपके लिए। ये माखी मुझे बहुत परेशान कर रही है, बार बार मेरे बोर्ड पर आकर बैठ जाती है। चलिए छोड़िए इन बातों को और चलते हैं टॉपिक 3 के पास। ये तो हो गया आपके पास आवेश, विद्युत आवेश की परिभाषा हो गई आपके पास, और आवेशों के प्रकार भी हो गए आपके पास। अब चलते हैं विद्युत आवेशों के मूल गुणों के पास। वो क्या है, कैसे? चलिए देखते हैं उधर ही जाकर। इसे रफ कर देता हूँ मैं, आपने लिख चुके हैं तो सही से। चलिए चलते हैं। ऐसा ना होता, ये फिजिक्स ही अनजान सी लगती है, बड़े परेशान करके रखती है बच्चों को। पर आप चिंता ना करें, आपका भाई आपके साथ है। एक ऐसी योजनाओं के साथ आपका साथ देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि शायद ऐसा होता। मेरे पास मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था जो कि मुझे गाइड कर सकता या करता, और मैं आपके पास हूँ। मैं आपको सही तरीके से सही रास्ता और सही समय पर दिखाने का प्रयत्न करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी बात में तो आप बता सकते हैं, मतलब पढ़ने से रिलेटेड। अन्य मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता हूँ। अब टॉपिक 2 है, वैसे ये वो टॉपिक 1 ही में हो जाता है। अब टॉपिक 2 डाल दीजिए। जैसे उस अनुसार करेंगे तो 3 है, पर अब 2 ही है।
आवेश, विद्युत आवेश के मूल गुण। इस टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश के मूल गुण। और विद्युत आवेश के मूल गुण क्या क्या होते हैं उन्हें और बता दूंगा। पहले नंबर पर आ जाता है आपके पास है, मैं प्रतिकर्षण और आकर्षण तो आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी फिर उन्हें छोड़ने के बाद आवेश, आवेश की योज्यता आ जाती है आपके पास। योज्यता क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। फिर नंबर 2 पे आ जाता है आपके पास आवेश संरक्षित करने, संरक्षित नियम आ जाएगा। फिर आवेश का क्वालिटीकरण आ जाएगा आपके पास, जिसमें वो फॉर्मूला लेकर के आता है जो कि आवेश Q बराबर है NE का। सॉरी माफ कीजिएगा, गलती हो गई। आवेश का कि आपके 3 टॉपिक हैं, इन्हीं पे कराऊंगा। इसके बाद आ जाएगा आपका टॉपिक 3 जो कि मूल वो क्या कहते हैं कूलाम का नियम है, उसी में अगली वीडियो में कराऊंगा। इसमें सिर्फ आपके पास यही 3 हैं। तो चलते हैं पहली पर, इसकी आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? नंबर 1 आवेश की योज्यता। क्या रे किताब है, क्यों परेशान कर रही हो? आवेश की योज्यता कर दिया परेशान। बहुत दिन बाद मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। मैंने क्लास 12th में ही लिखा था, जो कि मैं बोर्ड पर ही प्रैक्टिस करता रहता था। मैंने कॉपियों या किताबों से नहीं की है, कॉपियों पे पेजेस पे लिख लिख कर मैं बोर्ड पर ही लिखता था। जब इसी आदत सी है मुझे कि इसमें यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है। और चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपको। किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों की बीजगणितीय योग
योग में से होता है जोड़ना। योग के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप एक उदाहरण देता हूँ आपको कि यदि किसी यदि किसी निकाय में निकाय निकाय ये रही निकाय में 3 आवेश, जैसे कि 2e माइनस के 3e और प्लस के 5e, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हो तो कुल आवेश क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए इसे कि 2 और प्लस के 2 और 5 प्लस के 7 हो गए। 7 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगी प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन में से, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका आंसर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आवेशों की योज्यता निकाली जाती है। आप समझ चुके हैं। और एक और बार मैं पढ़ के बता देता हूँ इस थ्योरी को। एक और बार पढ़कर बता देता हूँ आपको इस थ्योरी को। किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के बीच बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़ना, ये भी हो सकता ये योग मतलब जोड़ना। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब इसका संरक्षण करें। ये जल्दी से करा के मुझे फ्री होना है, अधिक टाइम ना लूँगा मैं इसके लिए। 2 ही टॉपिक हैं इस वजह से। अब इस संरचित है। तो इसमें क्या है, नेट आवेश को सॉरी नेट आवेश भी बताऊंगा किसी कहते हैं। नेट आवेश को नेट आवेश को आवेश को न तो उत उत्पन्न नेट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है तथा इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। और इसका संरक्षित का नियम कहते हैं, इसका संरक्षण कह देते हैं। नेट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है तथा इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक और बात इसमें वो भी लिख लीजिए आप। यदि आवेशित कणों को उत्पन्न अथवा नष्ट किया जा सकता है, इम्पोर्टेंट बात है ये।
फिर यहाँ पे इसे समझिए, नेट आवेश किसे कहते हैं। नेट आवेश उसे कहते हैं, नेट, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पर बताता हूँ आपको। नेट कहते हैं, नेट आवेश कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों की संख्या बराबर होती है, तो वो नेट आवेश कहलाता है। जिसमें प्लस और माइनस ऋणात्मक बराबर हो, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, तो उसे नेट आवेश कहते हैं। तो इसी में एक और पॉइंट है, वो भी समझदार है, समझने के लिए बहुत ही अच्छा है कि यदि आवेशित, मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की सुनाई दे रही होगी आपको या प्रतीत होगी, क्योंकि ये फ़ोन की रिकॉर्डेड है, तो फ़ोन में ऐसे ही दूर रखा है फ़ोन, तो उसी से रिकॉर्ड की जा रही है, उसी की वजह से आपके पास कम आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आपको बता दूं, यदि यदि आवेशित कणों को उत्पन्न अथवा नष्ट किया जा सकता है, जो आवेशित, जो जिन वस्तुओं में आवेशित आवेश को उत्पन्न किया जाएगा अथवा नष्ट जा सकता है। इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। किसी कोई वस्तु है, अगर उसे हम रगड़ने के बाद या कुछ अन्य तरीके से उसमें आवेशित करते हैं या उसे आवेशित करते हैं, तो उन आवेशित कणों को हम उत्पन्न भी कर सकते हैं तथा नष्ट भी कर सकते हैं। उत्पन्न किए हुए आवेशित कण, जैसे प्रतिकर्षण हुआ तो प्लस प्लस, मतलब प्लस हुए, उसमें धनात्मक आवेश हुआ, तो धनात्मक आवेश को हम उसे क्या कहें कि नष्ट भी कर सकते हैं। या आवेशित करने के बाद ऋण ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आवेश को नष्ट किया जा सकता है, पर नेट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसमें धन और बराबर ऋण दोनों की संख्या बराबर होगी, तो इसमें साझेदारी बराबर के हिस्सेदार हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। दो भाई हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो इनमें कभी झगड़ा ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बांटने के बाद बराबर बराबर होता है सब कुछ, तो उनमें झगड़ा नहीं होता है। चलिए चलते हैं, अगला टॉपिक है आपके पास आवेश का क्वालिटीकरण। क्वालिटीकरण से आपको मिलेगा एक नया सूत्र, जो कि आपके टीचर आपको रटाते हुए आ रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करूंगा। फर्क इतना ही है, आवेश का क्वालिटीकरण बहुत ही शानदार, मेरा पसंदीदा टॉपिक रहा है। आवेश का क्वालिटीकरण, क्वांटीमीटर कर सकते हैं करण, तो इसमें क्या कहेगा, सभी मुक्त आवेश परिमाण में, सुनिए जरा, मैं इसे बोल कर बता रहा हूँ आपको, लिख नहीं रहा हूँ अभी, अभी बोल देता हूँ, फिर आपके पास फिर बताऊँगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे लिख के बता देता हूँ आपको, सभी को दिखा देता हूँ। सभी मुक्त आवेश परिमाण में
परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का तो एक और बात समझ, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, तो इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझिए, बता देता हूँ मैं, फिर भी चलिए चलते हैं। इस प्रकार यदि याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर NE। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सूत्र आपका क्वांटीकरण से मिलता है। तो क्या कहा था मैंने, गुणज, पूर्ण गुणज। क्वांटीकरण मतलब मूल इकाई। मूल आवेश किसे कहते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें एक और बात है, मूल इकाई। तो आप पहले से समझिए, n कोई धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है। उदाहरण पर समझिएगा कि n कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश या पूर्णांक है। जैसे +-1 +-2 +-3 ... इन्फिनिट। अब समझ लीजिए, एक और बात बताऊँ, आवेश का क्वांटीकरण। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस उदाहरण को रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी लिखना है। सूत्र को लिखते हुए यहाँ लिख देता हूँ इसे, Q बराबर NE। याद रखना। एक और बात है, मूल इकाई, चूंकि मैंने यहाँ पर लिखा है आपके पास मूल इकाई, तो उसी से आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन, मूल इकाई, मूल आवेश, मूल इकाई को कहेंगे मूल आवेश। किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर किसी आवेशित वस्तु अथवा
कण कण पर आवेश की न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई है। ई का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। वो इसी से निकाल खाता है। मूल आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे ई। तो ई का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो क्वांटीकरण से क्या मिलता है, एन का गुणनफल। जब एन मतलब क्वांटीकरण, मूल इकाई देखिए कैसे, सभी वस्तुओं सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो एन की जो वैल्यू मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो लिखा है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा है मैंने क्यू से। चलिए चलते हैं इसी टॉपिक पर, यहीं पे विदा लेते हैं आपको। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जो टॉपिक नंबर है 3 उसे करेंगे, उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पर करेंगे। अब जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया है, वो सभी आपको 3D वीडियो में देखने को मिलेगा। उसे गौर से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, राम राम। 600 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान में थेल्स ने अवलोकन किया कि जब अंबर को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल के साथ रगड़ा जाता है तो वह भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। रगड़े गए पदार्थ जो आकर्षित करने का यह गुण दर्शाते हैं, उसे विद्युन्मय कहा जाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को घर्षण या स्थैतिक विद्युत कहते हैं। आइए एक प्रयोग करें। कांच की एक छड़ को रेशम के साथ रगड़े और उसे एक विद्युत रोधी धागे के साथ लटका दे। अब उसके निकट एक दूसरे समान रूप से आवेशित कांच की छड़ को लाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु समूर के साथ रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को उसी प्रकार की दूसरी कांच की छड़ के निकट लाया जाता है तो दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी आकर्षित और प्रतिकर्षित करने के व्यवहार का कारण एक तत्व है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इन प्रेक्षणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब विद्युन्मय प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को संपर्क में लाया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त आवेश एक दूसरे को निष्प्रभावी या विफल कर देते हैं और छड़ अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम धनात्मक और ऋणात्मक रखा। परंतु ये आवेश कहाँ से आते हैं? प्रत्येक पदार्थ की भांति कांच के किसी छड़ में अनेक परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मौलिक कण होते हैं। द्रव्यमान की भांति उनमें एक दूसरा मौलिक गुण होता है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यह एक अदिश भौतिक राशि है और इसका SI मात्रक कूलम्ब है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित माना जाता है जबकि प्रोटॉन को समान राशि के साथ धनावेशित। चूंकि प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु पर शुद्ध आवेश 0 होता है। परिणाम स्वरूप कांच की संपूर्ण छड़ विद्युतीय रूप से उदासीन होती है
यही बात रेशम के लिए भी सत्य है। परंतु जब उदासीन कांच की छड़ को उदासीन रेशम के वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका उपयोग इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए होता है। रगड़ने के दौरान उत्पन्न घर्षण के कारण कांच की छड़ के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। एक ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण आवेशों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है और इसलिए कांच की छड़ के परमाणु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को रेशम के वस्त्र के एक उदासीन परमाणु द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश में असंतुलन पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह ऋणावेशित हो जाती है। रगड़ने के दौरान यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का वस्त्र ऋणावेशित हो जाता है। आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का उद्योगों में अनेक प्रकार से इस्तेमाल होता है, जैसे वैद्युत स्थैतिक पेंट का छिड़काव, जिसमें पेंट किया जाने वाला ढांचा धनावेशित होता है। जब एटमाइजर से पेंट की बूंदें निकलती है तो घर्षण के कारण वे ऋणावेशित हो जाती है। आकर्षण के कारण ऋणावेशित पेंट की बूंदें धनावेशित ढांचे पर जमा हो जाती है और पेंट का नुकसान नहीं होता है। सारांश: वैद्युत आवेश पदार्थ के मौलिक कणों का एक आंतरिक गुण है। यह ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। SI मात्रक में आवेश की मात्रा को कूलम यानी C में मापा जाता है। समान आवेशों में आकर्षण और असमान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वैद्युत स्थैतिक पेंट का छिड़काव स्थैतिक विद्युत के अनेक औद्योगिक अनुप्रयोगों में से एक है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं 3D वीडियो, ये वीडियो मैंने इस वजह से लगाई थी क्योंकि आप जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था वो आप 3D वीडियो के अनुसार सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। इसके लिए मुझे विदा दीजिए, चलता हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी या सही पढ़ाना लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। बाय।